संक्षिप्त सुर्खियाँ। शहरी नदी प्रबंधन योजना। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन पर गठित समिति ने 60 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजना तैयार करने की परियोजना को मंजूरी दी। यह परियोजना नमामि गंगे के तहत नदी शहर गठबंधन का एक हिस्सा है। आरसीए की शुरुआत 2021 में हुई थी। यह जल शक्ति मंत्रालय तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इसका लक्ष्य नदी तटीय स्थित शहरों को आपस में जोड़ना और नदी केंद्रित सतत विकास पर ध्यान देना है। इस परियोजना पर 2 चरणों के तहत काम किया जाएगा। इसके पहले चरण में गंगा नदी बेसिन राज्यों के 25 शहरों को कवर किया जाएगा। ये राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल हैं। किसी अपवाह तंत्र का प्रमुख चैनल उसकी मुख्य जलधारा होती है, जिसमें अन्य छोटी धाराएं या नदियां आकर मिलती हैं। इसे विश्व बैंक वित्त पोषित करेगा। शहरी नदी प्रबंधन की आवश्यकता क्यों? इससे नदी के बाढ़ग्रस्त मैदान में होने वाली गतिविधियों का प्रभावी विनियमन सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह सीवेज के प्रवाह और घरेलू अपशिष्ट जल, ग्रे वाटर जैसे स्रोतों से होने वाले जल प्रदूषण तथा वनों की कटाई के कारण होने वाले अपरदन को रोकने में मदद करेगा। इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 2011 में एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। यह राष्ट्रीय गंगा परिषद की कार्यान्वयन शाखा है। राष्ट्रीय गंगा परिषद को 2016 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के स्थान पर स्थापित किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों में सीवरेज उपचार, नदी तट विकास आदि शामिल हैं। एनएमसीजी में 2 स्तरीय प्रबंधन संरचना है। इसमें शासी परिषद और कार्यकारी समिति शामिल हैं। उद्देश्य: नदी बेसिन दृष्टिकोण को अपनाकर गंगा नदी के प्रदूषण का प्रभावी उपशमन और कायाकल्प सुनिश्चित करना। गंगा नदी में पारिस्थितिकी प्रवाह की आवश्यक मात्रा को बनाए रखना। पारिस्थितिक तंत्र के लिए अच्छी या इष्टतम स्थिति सुनिश्चित करने के लिए नदी में आवश्यक जल की मात्रा पर पारिस्थितिकी प्रवाह कहते हैं। नदी विनियमन नदी तटीय क्षेत्र को परिभाषित करने वाले विशिष्ट भूमि उपयोग श्रेणी या कानून का अभाव है। धार्मिक प्रथाओं जैसे सामूहिक स्नान, मूर्ति विसर्जन, दाह संस्कार आदि को विनियमित करना जरूरी है। यूआरएमपीज द्वारा किए गए उपाय: नागरिकों में नदी संवेदनशील व्यवहार विकसित करना, पर्यावरण अनुकूल रिवर फ्रंट परियोजनाओं का विकास करना, शहरों में जल स्रोतों और आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित करना, शहरों से नदी में अच्छी गुणवत्ता वाले जल का प्रवाह सुनिश्चित करना, नदियों की आर्थिक क्षमता का लाभ उठाना। फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन। केंद्रीय जल आयोग ने मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च की है। फ्लड वॉच देश में रियल टाइम में बाढ़ की स्थिति और जनता को बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने में सक्षम है। यह एप्लीकेशन राज्यवार, बेसिनवार बाढ़ के पूर्वानुमान की सूचना प्रदान करेगी। इस एप्लीकेशन में सटीक और समय पर बाढ़ संबंधी पूर्वानुमान जारी करने के लिए उपग्रह डेटा विश्लेषण, गणितीय प्रतिरूपण, मॉडलिंग और रियल टाइम निगरानी जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। पारे पर मिनीमाता अभिसमय को जेनेवा में वर्ष 2013 में अपनाया गया था। यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। इस अभिसमय का नाम उस जापानी शहर मिनामाता के नाम पर रखा गया है, जो 1950 के दशक में मिनामाता रोग का केंद्र बन गया था। मिनामाता रोग पारे की गंभीर विषाक्तता के कारण होने वाली एक तंत्रिका संबंधी बीमारी है। यह संधि 2017 में लागू हुई थी। वर्तमान में इसके 144 पक्षकार और 128 हस्ताक्षरकर्ता हैं। भारत ने 2014 में इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए थे और 2018 में इसकी अभिपुष्टि की थी।
हालांकि यह अभिपुष्ट 2025 तक मिनामाता अभिसमय अपने पक्षकार देशों से निम्नलिखित मांगे करता है: शिल्पकारियों एवं छोटे स्तर के सोने की खदानों में पारे के इस्तेमाल कम करना तथा जहां तक संभव हो पूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रयास करना। कोयले से संचालित विद्युत संयंत्रों व औद्योगिक बॉयलरों आदि से पारे की वायु में उत्सर्जन को नियंत्रित करना। बैटरी स्विच, लाइट, सौंदर्य प्रसाधन, कीटनाशक, दंत मिश्रण, कैविटी को भरने में प्रयुक्त जैसे उत्पादों में पारे का उपयोग चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना या कम करना। पारे की आपूर्ति और व्यापार में मौजूद समस्याओं को दूर करना, पारे का सुरक्षित भंडारण व निपटान सुनिश्चित करना तथा दूषित पारा स्थलों की समस्या का समाधान करने हेतु रणनीतियां तैयार करना। पारा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक तत्व है। यह वायु, जल और मृदा में पाया जाता है। यह तंत्रिका तंत्र, थायराइड, लीवर, फेफड़े, प्रतिरक्षा प्रणाली, आँखों, मसूड़ों और त्वचा पर विषाक्त प्रभाव डाल सकता है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रमुख लोक स्वास्थ्य चिंता वाले शीर्ष 10 रसायनों में से एक माना है। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2023 में वर्ल्ड प्लास्टिक ओवरशूट डेज के 157 दिनों में 16.7 दिनों का योगदान दिया है। प्लास्टिक ओवरशूट डे उस दिन को व्यक्त करता है जब उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा उसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की क्षमता से अधिक हो जाती है। यह देश में कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक पर आधारित है। MWI का आशय कुप्रबंधित अपशिष्ट और कुल अपशिष्ट के अनुपात से है। भारत के संदर्भ में अन्य प्रमुख निष्कर्ष: भारत अपशिष्ट स्पंज का हिस्सा बन गया है। इसका आशय ऐसे देशों से है जहां प्लास्टिक की खपत तो कम है लेकिन प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण उच्च स्तर का है। भारत में प्लास्टिक की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत 5.3 किलोग्राम है। यह खपत दुनिया में सबसे कम है। MWI में भारत चौथे स्थान पर है। इसको लेकर कहा गया है कि भारत में उत्पन्न होने वाले कुल अपशिष्ट के 98.55% का कुप्रबंधन अर्थात निस्तारण नहीं होता है। इसका कारण है एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट का सैनिटरी लैंडफिल और डंप साइट्स में निपटान किया जाना। टायरों की घिसने, कपड़ों की रेशों के झड़ने और पेंट आदि से उत्पन्न 3,30,764 टन माइक्रोप्लास्टिक को जल प्रणालियों में छोड़ दिया जाता है। भारत के कुल प्लास्टिक अपशिष्ट का लगभग 1.33% भाग आयात के माध्यम से आता है, जबकि भारत अपने कुल अपशिष्ट का 0.8% निर्यात करता है। भारत द्वारा की गई पहल अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार अपशिष्ट मुक्त शहर बनाना है। मिशन लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध आदि। सिफारिशें: संधारणीय विकल्पों को बढ़ावा देने की आवश्यकता। ऐसे प्लास्टिक जो चक्रीय उपयोग के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं उन्हें चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व जैसी अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों में निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। भारत द्वारा की गई पहलें अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार अपशिष्ट मुक्त शहर बनाना है। मिशन लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध आदि। अर्थ ओवरशूट डे। इस वर्ष 2 अगस्त को अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया। अर्थ ओवरशूट डे उस तिथि को चिन्हित करता है जब किसी वर्ष में पारिस्थितिकी संसाधनों और सेवाओं की मनुष्यों द्वारा मांग उस वर्ष में पृथ्वी द्वारा पुनरुत्पादित किए जा सकने योग्य पारिस्थितिकी संसाधनों एवं सेवाओं से अधिक हो जाती है।
इसका 1971 से प्रत्येक वर्ष ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन द्वारा इसका मापन किया जाता है। इसकी गणना ग्रह की जैव क्षमता को मानव के पारिस्थितिक फुटप्रिंट से भाग करके 365 से गुणा करके की जाती है। ग्रह की जैव क्षमता पृथ्वी पर प्रत्येक वर्ष उत्पन्न होने वाले पारिस्थितिक संसाधनों की मात्रा, मानव की पारिस्थितिक फुटप्रिंट, उस वर्ष के लिए मानव जनित मांग। बेलेम घोषणा पत्र। अमेजन सहयोग संधि संगठन के सदस्य देशों ने बेलेम घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। बेलेम ब्राजील का एक शहर है। अमेजन सहयोग संधि संगठन एक अंतर सरकारी व सामाजिक पर्यावरणीय संगठन है। इसका गठन अमेजन सहयोग संधि पर हस्ताक्षर करके किया गया है। एससीटीओ के सदस्य हैं बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला। बेलेम घोषणा पत्र में निर्णय प्रक्रिया में देशज लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इसमें निर्वनीकरण के खिलाफ अमेजन गठबंधन शुरू करने के प्रति प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई है। हालांकि सदस्य देश अमेजन वर्षावन की सुरक्षा के लक्ष्य पर सहमत नहीं हो सके हैं। डेट फॉर नेचर स्वैप्स। गैबॉन ने समुद्री संरक्षण के लिए डेट फॉर नेचर स्वैप समझौते के तहत $500 मिलियन की घोषणा की है। डेट फॉर नेचर स्वैप के बारे में इस समझौते के तहत विदेशी लेनदार किसी विशिष्ट पर्यावरणीय परियोजना में निवेश करने की देनदार की प्रतिबद्धता के बदले में उसके विदेशी ऋण का एक हिस्सा माफ कर देता है या फिर ऋण राहत प्रदान करता है। यह द्विपक्षीय या बहुपक्षीय हो सकता है। महत्व: सरकारी नीतियों में पर्यावरण के मुद्दे को केंद्र में रखना, जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहतर अनुकूलन और उसके प्रभावों का शमन सुनिश्चित करना, सरकार के लिए राजकोषीय संसाधनों को मुक्त करना आदि। लाल चंदन की लकड़ी के निर्यात संबंधी नीति। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने निजी कृषि भूमि से प्राप्त लाल चंदन की लकड़ी के निर्यात संबंधी नीति में संशोधन किया। डीजीएफटी ने विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992 तथा विदेश व्यापार नीति 2023 द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत यह संशोधन जारी किया है। हालिया संशोधन के तहत तमिलनाडु के लिए कृत्रिम रूप में प्रचलित लाल चंदन हेतु वार्षिक निर्यात कोटा अधिसूचित किया गया है। साथ ही वन्य लाल चंदन के लिए शून्य निर्यात कोटा अधिसूचित किया गया है। कृत्रिम रूप में प्रचलित लाल चंदन का अर्थ बागानों में उगाए जाने वाला लाल चंदन है। विदेश व्यापार नीति के तहत लाल चंदन का आयात प्रतिबंधित है, जबकि इसका निर्यात निषिद्ध है। इससे पहले डीजीएफटी ने 2019 में लट्ठे या जड़ों के रूप में लाल चंदन के निर्यात की अनुमति देने के लिए अपनी निर्यात नीति को संशोधित किया था। यह अनुमति तभी दी जा सकती थी जब यह लाल चंदन विशेष रूप से निजी कृषि भूमि, पट्टा भूमि सहित से प्राप्त किया गया हो। लाल चंदन के बारे में, यह पूर्वी घाट में विशेष प्रकार के जंगलों की स्थानिक प्रजाति है। यह बहुत धीमी गति से बढ़ने वाली वृक्ष प्रजाति है। यह लगभग 25 से 40 वर्षों के बाद ही परिपक्वता प्राप्त करती है। यह अग्निरोधी और सूखा प्रतिरोधी वृक्ष प्रजाति है। इसे स्थानीय रूप से एर्रा चंदनम व रक्त चंदनम के नाम से जाना जाता है। इसके चिकित्सीय गुणों के कारण पूरे एशिया, विशेष रूप से चीन में इसकी अधिक मांग है। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों, औषधीय उत्पादों और लग्जरी फर्नीचर, लकड़ी के शिल्प आदि में किया जाता है। संरक्षण की स्थिति। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में इंडेंजर्ड
भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 4 में सूचीबद्ध। वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की स्थापना को अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित होने के बाद DKTR भारत का 54वां व राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा। राजस्थान में अन्य 4 टाइगर रिजर्व हैं: रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी। टाइगर रिजर्व को राज्य सरकार अधिसूचित करती है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38V के तहत NTCA की सलाह पर अधिसूचित किया जाता है। टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके निम्नलिखित 2 भाग होते हैं: कोर या क्रिटिकल बाघ पर्यावास। राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य का दर्जा प्राप्त होता है। बफर या परिधीय क्षेत्र। यहाँ पर्यावास संरक्षण निम्न स्तर का होता है। वन बाघ संरक्षण के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलें। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। टाइगर रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य सरकार WPA के तहत बाघ संरक्षण योजना और बाघ संरक्षण फाउंडेशन तैयार करती है। ट्रैफिक भारत के अवैध शिकार रोधी प्रयासों में सुधार के लिए सहायता करता है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना। मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। यह बाघों की निगरानी के लिए एक एंड्रॉयड ऐप है। बाघ संरक्षण के लिए ई-बर्ड टेक्नोलॉजी परियोजना। निगरानी और चौकसी उपकरण के रूप में मानव रहित विमान का उपयोग किया जाता है। संरक्षण अनुवांशिकी। इस तकनीक का उपयोग कम बाघ घनत्व वाले क्षेत्रों में बाघ की मौजूदगी का पता लगाने के लिए किया जाता है। केंद्र पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। उत्पत्ति: यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। इस अधिनियम में 2006 में संशोधन किया गया था। नोडल मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। अध्यक्ष MOEF एंड CC के प्रभारी मंत्री। कार्य: अखिल भारतीय स्तर पर बाघों की गणना करना, टाइगर रिजर्व के सचिवालय संचालन की वार्षिक योजना तैयार करना, पर्यटन गतिविधियों के लिए आदर्श मानक तय करना, मनुष्यों और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए उपाय करना। IUCN का एकीकृत बाघ पर्यावास संरक्षण कार्यक्रम या बाघ कार्यक्रम ITHCP ने कार्यक्रम के चरण 4 के लिए कॉल फॉर कॉन्सेप्ट नोट्स लॉन्च किया है। चरण 4 में कार्यक्रम का विस्तार करते हुए इसमें अन्य पैंथेराइन प्रजातियों, विशेष रूप से तेंदुए और क्लाउडेड लेपर्ड को शामिल किया जाएगा। ITHCP को 2014 में लॉन्च किया गया था। यह जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय द्वारा समर्थित एक रणनीतिक वित्त पोषण तंत्र है। यह ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम में योगदान दे रहा है। इस रिकवरी प्रोग्राम को 2022 तक प्राकृतिक पर्यावास में पाए जाने वाले बाघों की संख्या को दोगुनी करने के एक वैश्विक प्रयास के तहत शुरू किया गया था।
भारत के पक्षियों की स्थिति रिपोर्ट 2023। भारतीय वन्य जीव संस्थान और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने भारत के पक्षियों की स्थिति 2023 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट भारत की प्रमुख पक्षी प्रजातियों के वितरण क्षेत्र, उनकी आबादी के रुझान और संरक्षण की स्थिति पर एक आवधिक मूल्यांकन है। रिपोर्ट के प्रमुख मुख्य बिंदु: व्यावसायिक मोनोकल्चर बागवानी, शहरीकरण, आधारभूत अवसंरचनाओं का विकास, जलवायु परिवर्तन आदि के कारण पक्षी प्रजातियों की संख्या कम हो गई है। लंबी दूरी के प्रवासी पक्षियों में सर्वाधिक 50% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। आर्कटिक में प्रजनन करने वाले तटीय पक्षी विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। इनकी संख्या में लगभग 80% की गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय मोर, रॉक पिजन, एशियाई कोयल और सामान्य कौवे जैसे कई पक्षी प्रजातियों की संख्या में वृद्धि दिखाई दे रही है। प्रमुख पक्षी एवं उनके पर्यावास क्षेत्र: इंडेंजर्ड में इंडियन स्कीमर, चंबल गंगा, महानदी, यमुना और सोन नदियों के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ब्लैक बेलिड टर्न, चंबल, महानदी, गंगा, सोन, गोदावरी और यमुना के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान, गुजरात आदि। बंगाल फ्लोरिकन, हिमालय की तराई, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत यानी कि असम व अरुणाचल प्रदेश की घास भूमियों में पाए जाते हैं। बेयस पोचार्ड, असम और मणिपुर की आर्द्र भूमियों में पाए जाते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में की गई थी। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन देश के वन्य जीवों की विविधता का पता लगाने के लिए स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर: देहरादून, उत्तराखंड। भारतीय वन्य जीव संस्थान। उत्पत्ति: MOEF एंड CC के तहत एक स्वायत्त प्राकृतिक संसाधन सेवा संस्थान के रूप में 1982 में स्थापित किया गया। WII सोसाइटी का अध्यक्ष, MOEF एंड CC का प्रभारी मंत्री। कार्य: यह जैव विविधता, इंडेंजर्ड प्रजातियों आदि के संदर्भ में वन्य जीव अनुसंधान का संचालन करता है। हेडक्वार्टर: देहरादून, उत्तराखंड। करता है। अनन्य संरक्षण पहल ICI पर रिपोर्ट। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF और कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने अनन्य संरक्षण पहल पर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु: देशज लोगों के पास स्थलीय संरक्षित क्षेत्र का 40% और पारिस्थितिक रूप से अक्षुण्ण भूक्षेत्र का 37% हिस्सा मौजूद है। देशज लोगों द्वारा भूमि प्रबंधन करने पर निर्वनीकरण को कम करने में सरकार के प्रयासों के समान या उससे भी अधिक सफलता मिलती है। जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन वित्तपोषण का 1% से भी कम हिस्सा देशज व स्थानीय समुदायों IPLC को प्राप्त होता है। वर्ष 2021 में आयोजित UNFCCC और COP26 में IPLC के लिए 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तपोषण का संकल्प लिया गया था। इसका केवल 7% ही सीधे IPLC के पास पहुंचा है। ICI के बारे में पृष्ठभूमि: इसे 2022 में GEF ने समर्थन प्रदान किया था। उद्देश्य: उच्च जैव विविधता वाले भूपरिदृश्यों, समुद्री परिदृश्यों और प्रादेशिक क्षेत्रों तथा गैर प्रतिस्थापन योग्य पारिस्थितिक तंत्रों का IPLC द्वारा प्रबंधन सुनिश्चित करने एवं बढ़ाने के लिए उनका समर्थन करना। 4 प्रमुख घटक: वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय लाभ पहुंचाने के लिए स्थानीय कार्रवाई, वैश्विक IPLC का क्षमता निर्माण,
अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण नीति में IPLC का नेतृत्व तथा कार्यवाही के लिए समावेशी संरक्षण ज्ञान समावेशी संरक्षण के लिए की गई अन्य पहलें। GEF द्वारा प्रस्तावित वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को स्थापित किया गया है। भारत की पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत सामुदायिक रिजर्व की स्थापना और पवित्र उपवन को मान्यता प्रदान की गई है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनवासियों के वन अधिकारों को मान्यता दी गई है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल अमेरिका के वर्जीनिया में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। यह प्रकृति की रक्षा के लिए कार्य करता है। इसने जैव विविधता हॉटस्पॉट का दर्जा प्रदान करने के लिए कुछ कठोर मानक निर्धारित किए हैं। थारोसॉरस इंडिकस यह एक लंबी गर्दन वाला शहरी डायक्रेओसॉरिड डायनासोर है। भारत के वैज्ञानिकों ने राजस्थान के जैसलमेर में इसके जीवाश्म खोजे हैं। यह 167 मिलियन वर्ष पुराना जीवाश्म है तथा डायनासोर की एक नई प्रजाति से संबंधित है जो अब तक वैज्ञानिकों के लिए अज्ञात थी। अब तक के सिद्धांतों के अनुसार सबसे प्राचीन डायक्रेओसॉरिड जीवाश्म लगभग 166 से 164 मिलियन वर्ष पुराना चीन से प्राप्त हुए थे। डायक्रायोसॉरिड डायनासोर के जीवाश्म इससे पहले उत्तर और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा चीन में भी पाए गए हैं। इसका नाम राजस्थान के थार रेगिस्तान के नाम पर रखा गया है जहाँ से इसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। मिथाइलो टू विमाइक्रोबियम ब्यूरेटेंस 5G-B1C मिथाइलो टू विमाइक्रोबियम ब्यूरेटेंस 5G-B1C एक मिथेनोट्रॉफ जीवाणु स्ट्रेन है। मिथेनोट्रॉफ यानी कि मीथेन भक्षी सूक्ष्म जीव। यह लैंडफिल साइट्स, धान के खेतों तथा तेल और गैस के कुओं जैसे प्रमुख उत्सर्जन स्थलों से मीथेन को हटाने में सक्षम है। इस बैक्टीरिया का बड़े पैमाने पर उपयोग करके 2050 तक 240 मिलियन टन मीथेन को वायुमंडल में उत्सर्जित होने से रोका जा सकता है। ये बैक्टीरिया मीथेन का उपभोग करने के बाद बायोमास का उत्पादन करते हैं। इस बायोमास का जलीय कृषि में खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अपनी संरचना के कारण मीथेन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में प्रति अणु अधिक ऊष्मा को अवशोषित करती है। इस वजह से अगले 20 वर्षों के दौरान मीथेन उत्सर्जन के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि का प्रभाव CO2 की तुलना में लगभग 80 गुना अधिक होगा। इसके अलावा यह कुल ग्लोबल वार्मिंग के लगभग 30% के लिए जिम्मेदार है। जलीय कछुए और स्थलीय कछुए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश और टर्टल सर्वाइवल एलायंस जलीय कछुओं तथा स्थलीय कछुओं के संरक्षण के लिए परस्पर सहयोग कर रहे हैं। जलीय कछुआ और स्थलीय कछुआ दोनों सरीसृप हैं। जलीय कछुए ये कुछ समय या लगभग पूरे समय जल में रहते हैं। ये सर्वाहारी जीव हैं। इनके कवच आवरण पतले, अधिक जल गतिशील होते हैं। उनके पैर फ्लिपर मछली के पंख जैसे बनावट के समान या झिल्लीदार होते हैं। स्थलीय कछुए ये स्थलीय जीव हैं जो मरुस्थल से लेकर आर्द्र उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। ये सामान्यतः शाकाहारी होते हैं। इनके कवच आवरण गोल और गुंबदाकार होते हैं। इनके अगले पैर क्लब जैसे और पिछले पैर हाथी के पैरों के समान होते हैं। फुजीवारा प्रभाव।
अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस के अनुसार जब एक ही दिशा में घूर्णन कर रहे दो हरिकेन या चक्रवात करीब आते हैं तो वे अपने साझा केंद्र के चारों ओर तीव्र गति से घूमना शुरू कर देते हैं। दो चक्रवातों के बीच की इस अंतःक्रिया को फूजीवारा प्रभाव कहते हैं। दुर्लभ उदाहरणों में यदि दो चक्रवात तीव्र हैं तो वे एक दूसरे में विलीन हो सकते हैं। इससे एक अति विशाल चक्रवात का निर्माण हो सकता है। यह समुद्र तट पर व्यापक विनाश करने में सक्षम होता है। चक्रवातों के विलय को पहली बार पश्चिमी प्रशांत महासागर में देखा गया था, जब 1964 में टाइफून मैरी और कैथी का विलय हुआ था। फुजिवारा प्रभाव की पहचान सबसे पहले 1921 में जापान के सुकुहेई फुजिवारा ने की थी, इसीलिए इसका नाम फुजिवारा पड़ा। सोशल इशूज या सामाजिक मुद्दे से संबंधित आर्टिकल। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम 2023 NRF 2023 सुर्खियों में क्यों? हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2023 को मंजूरी दी है। अब यह एक अधिनियम बन गया है। यह अधिनियम विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 को निरस्त करता है। अधिनियम के मुख्य उपबंधों पर एक नज़र। अनुसंधान पर एक नज़र। अनुसंधान NRF की स्थापना करना ताकि निम्नलिखित क्षेत्रकों में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता हेतु रणनीतिक दिशा प्रदान की जा सके। प्राकृतिक विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य व कृषि शामिल है तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी अंतराफलक इंटरफेस। ऐसे अनुसंधान के लिए आवश्यक प्रोत्साहन, निगरानी और सहायता प्रदान की जा सके। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के उद्देश्य। NRF के उद्देश्य शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में शोध की शुरुआत करना और उसे सुगम बनाना, पात्र व्यक्तियों के लिए प्रतिस्पर्धी पीयर रिव्यूड प्रस्तावों का वित्तपोषण करना, शोध अवसंरचना स्थापित करने में सहायता करना, पूंजी गहन प्रौद्योगिकियों में किए गए अनुसंधान को वास्तविक रूप देने के लिए सहायता प्रदान करना, वैज्ञानिक अनुसंधान पर होने वाले व्यय और उनके परिणामों का विश्लेषण करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित परियोजनाओं में भागीदारी विकसित करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ साथ निजी क्षेत्र की संस्थाओं को इस प्रतिष्ठान की गतिविधियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना। गवर्निंग बोर्ड द्वारा फाउंडेशन को रणनीतिक दिशा प्रदान की जाएगी। साथ ही यह बोर्ड प्रतिष्ठान के उद्देश्य के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगा। गवर्निंग बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे: अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री तथा सदस्य अलग अलग विषय क्षेत्रों के प्रख्यात शोधकर्ता और पेशेवर। गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन करेगा। भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग NRF का प्रशासनिक विभाग होगा। NRF के लिए फंड। प्रतिष्ठान को निम्नलिखित की सहायता से वित्त पोषित किया जाएगा: केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान और ऋण, फंड के लिए दिया गया दान, प्रतिष्ठान को मिला राशि के निवेश से प्राप्त आय और 2008 के अधिनियम के तहत स्थापित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान कोष सहित कुल राशि। गवर्निंग बॉडी निम्नलिखित निधियों का गठन करेगा:
अनुसंधान एनआरएफ कोष वेतन भत्ते और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए नवाचार कोष प्रतिष्ठान द्वारा समर्थित क्षेत्रों में उत्कृष्ट रचनात्मकता के वित्त पोषण के लिए 2008 के अधिनियम के तहत शुरू की गई परियोजनाओं को जारी रखने के लिए विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान कोष किसी विशिष्ट परियोजना या अनुसंधान के लिए एक या अधिक विशेष प्रयोजन निधि। यह अधिनियम विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड को समाप्त करता है तथा इसका एनआरएफ में विलय करता है। अनुसंधान एनआरएफ का मॉडल अमेरिकी नेशनल साइंस फाउंडेशन के आधार पर तैयार किया गया है। एनआरएफ का क्या महत्व है? वित्त पोषण में वृद्धि करना। एनआरएफ एक नीतिगत ढांचा और विनियामकीय प्रक्रियाएं तैयार करेगा। इनकी सहायता से देश में सरकारी और निजी दोनों स्रोतों से वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास के लिए सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे फंडिंग में भी वृद्धि होगी। सरकार ने एनआरएफ के लिए 50,000 करोड़ रुपए की बजट की घोषणा की। इसे 5 वर्षों 2023 से 28 के दौरान जारी किया जाना है। केंद्र सरकार इस अवधि 2023 से 28 के लिए 14,000 करोड़ रुपए का योगदान देगी। वहीं निजी क्षेत्र अनुसंधान के लिए 36,000 करोड़ रुपए की फंडिंग करेगा। असमानता को दूर करना। आईआईटीज और आईआईएससीज जैसे अनुसंधान संस्थानों को उनकी अवसंरचना तथा रैंकिंग के कारण काफ़ी अधिक वित्त पोषण प्राप्त होता है। इससे बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित होती हैं। एनआरएफ को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित किया गया था। इसका मुख्य ध्यान पहले से ही अनुसंधान कर रहे कुछ अनुसंधान केंद्रों का समर्थन करने की बजाय भारत के सभी शैक्षणिक केंद्रों में अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देना है। अनुसंधान क्षमता का निर्माण करना। एनआरएफ सेवारत और सेवानिवृत्त शोधकर्ताओं की उत्कृष्ट प्रतिभा का उपयोग करेगा। वे ऐसे शासकीय और अन्य विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में अनुसंधान का मार्गदर्शन करते हुए शोध संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देंगे जहां पर अनुसंधान संबंधी कार्य करने की आवश्यकता है, जहां पर अनुसंधान अपने शुरुआती चरण में है। बहुविषयक परियोजनाओं का समर्थन करना। एनआरएफ शिक्षाविदों, उद्योग और अनुसंधान संस्थानों को देश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने का अवसर प्रदान करेगा। इन क्षेत्रों में संधारणीय अवसंरचना, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण आदि शामिल है। सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान करना। एनआरएफ प्राकृतिक विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और कला में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। इसे रचनात्मकता, क्रिटिकल थिंकिंग और संचार कौशल विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अधिनियम से संबंधित चिंताएं। वित्तपोषण और नियुक्ति संबंधी मुद्दे। एनआरएफ अधिनियम विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को व्यापक स्तर पर अनुसंधान करने के लिए ब्लॉक फंडिंग प्रदान करने की बजाय प्रोजेक्ट फंडिंग प्रदान करने पर केंद्रित है। साथ ही अनुसंधान गतिविधियों के लिए शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति से संबंधित चुनौती का अभी तक समाधान नहीं किया गया है। ब्लॉक फंडिंग किसी संस्थान या निकाय के लिए पूर्व निर्धारित वित्त पोषण होता है। हितधारकों का अभाव। एनआरएफ के निर्णयों में आर्थिक और सामाजिक मंत्रालयों तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को शामिल करने के संबंध में स्पष्टता का अभाव है। इनका योगदान
सामाजिक मूल्य वाले महत्वपूर्ण अनुसंधान के लिए जरूरी है। सहकारी संघवाद के लिए चुनौती। एनआरएफ के लिए जारी एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में राज्य विश्वविद्यालयों को व्यापक स्तर पर सहायता प्रदान करने की योजना है। हालांकि यह अधिनियम निर्णय लेने वाली संस्था निकाय में उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान की राज्य परिषदों के दृष्टिकोण को शामिल नहीं करता है। आगे की राह। अनुसंधान को प्राथमिकता देना। एनआरएफ के तहत उच्चतर शैक्षिक संस्थानों, सरकारी अनुसंधान संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों, सहकारी औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही इसके तहत ऐसी परियोजनाओं को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक न्याय के लिए प्रौद्योगिकी विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। पारदर्शिता सुनिश्चित करना। कम विकसित संस्थानों को फंड्स प्रदान करके अनुसंधान की शुरुआत करने तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने के तौर तरीकों एवं परिणामों की निगरानी पारदर्शी होनी चाहिए। समावेशिता को प्राथमिकता देना। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि मूल अनुसंधान और छोटे पैमाने के अनुसंधान प्रस्तावों को नज़रअंदाज नहीं किया जाए। व्यापक स्तरीय परामर्श। एनआरएफ की मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रस्ताव की मंजूरी से पहले सार्वजनिक भागीदारी शामिल होनी चाहिए। इसके तहत प्रस्ताव के सारांश को खुले तौर पर साझा करने के लिए एक प्रणाली का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके अलावा फीडबैक के लिए वैज्ञानिक समुदाय और अनुसंधान उपयोगकर्ताओं को शामिल करना चाहिए। कमियों को दूर करना। शोधकर्ताओं की कम संख्या जैसे संरचनात्मक मुद्दों के समाधान हेतु कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही देश में अनुसंधान की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए ब्लॉक फंडिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। केस स्टडी। एनएसएफ ने संयुक्त राज्य अमेरिका में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को कैसे बदला। मौसम का पूर्वानुमान। अमेरिका में एनएसएफ द्वारा समर्थित वैज्ञानिक मैडिन जूलियन ऑसिलेशन जैसी वायुमंडलीय परिघटनाओं का अध्ययन कर रहे। इससे मौसम के पूर्वानुमान में सुधार हो रहा है। सामाजिक। एनएसएफ शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करता है। इससे विज्ञान और इंजीनियरिंग में वैश्विक चुनौतियों के समाधान सुनिश्चित होते हैं। वैज्ञानिक विकास। एनएसएफ देश के वैज्ञानिक उद्यम को बनाए रखने के लिए निवेश करता है। यह सुपर कंप्यूटर, भूमि आधारित टेलीस्कोप्स, आर्कटिक व अंटार्कटिका में अनुसंधान स्टेशंस तथा अत्याधुनिक उपकरणों में निवेश करता है। ये निवेश नए विचारों और रचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये अन्वेषण की गति को बढ़ाने और ज्ञान को समाज के लिए वास्तविक लाभों में बदलने में सहायक हो सकते हैं। सहयोग। एनएसएफ अमेरिका और संपूर्ण विश्व में कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों, गैर लाभकारी संस्थाओं, सरकार तथा अन्य संगठनों के बीच अनुसंधान भागीदारी का समर्थन करता है। संचार। एनएसएफ ने फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली में आवश्यक गैर फाइबर घटकों और उपकरणों के विकास से संबंधित अनुसंधान का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जारी की है। इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने तैयार किया है। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के बारे में
NCF-SC का उद्देश्य शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागॉजी के साथ साथ पाठ्यचर्या में भी सकारात्मक बदलाव लाना है। इस प्रकार इस बदलाव की सहायता से भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करना है। शिक्षक द्वारा कक्षाओं में छात्रों को सीखने में मदद करने हेतु उपयोग की जाने वाली शिक्षण विधि एवं पद्धति को शिक्षा शास्त्र कहा जाता है। NCF-SC स्कूली शिक्षा के लिए डिजाइन किए गए पाठ्यक्रम की रूपरेखा है। यह 5+3+3+4 प्रारूप आयु के आधार पर के अनुरूप होगी। इसका प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया है। NCF-SC को अंतिम बार 2005 में संशोधित किया गया था। इसका उपयोग करके NCERT की पाठ्यपुस्तकों के मौजूदा सेट तैयार किए गए थे। प्रोफेसर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया था। इसका कार्य NEP 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करना था। NEP 2020 ने एक नए तथा व्यापक NCF-SC और राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाने की सिफारिश की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के उद्देश्य सार्वजनिक निवेश को जल्द से जल्द बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक पहुंचाना। वर्ष 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सकल नामांकन अनुपात को 100% तक बढ़ाना। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में GER को 2035 तक बढ़ाकर 50%, 2018 में 26.3% करना। NEP 2020 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना में 5+3+3+4 मॉडल पर आधारित होगी। प्री प्राइमरी स्कूल से 12th कक्षा तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख की स्थापना की जाएगी। वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए एक अलग लैंगिक समावेशन नीति तथा विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाना। नई शैक्षणिक संरचना। स्कूल शिक्षा की नई शैक्षणिक और पाठ्यचर्या संरचना 5+3+3+4 आंगनवाड़ी प्री स्कूल में 3 वर्ष और स्कूल में 12 वर्ष। माध्यमिक चरण 4 वर्ष कक्षा 9 से 12 तक, आयु 14 से 18 वर्ष। मध्य चरण 3 वर्ष 6 से 8 तक, 11 से 14 वर्ष। प्रारंभिक चरण 3 वर्ष 3 से 5 तक, आयु 8 से 11 तक। और फाउंडेशन चरण 5 2 वर्ष कक्षा 1 से 2, आयु 6 से 8। 3 वर्ष आंगनवाड़ी प्री स्कूल बाल वाटिका 3 से 6। बहुविषयक शिक्षा अधिक क्रिटिकल थिंकिंग, लचीलेपन और छात्र द्वारा विषयों को पसंद कर विकास करना। इसमें माध्यमिक चरण में मध्य चरण में विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी आदि में प्रयोगात्मक शिक्षा। 3 to 5 में खेल, खोज और गतिविधि आधारित इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग। और फाउंडेशन 5 में बहुअवसरी खेल और गतिविधि आधारित लर्निंग।
एनसीएफएससी के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। पाठ्यचर्या की रूपरेखा। एनसीएफएससी ने इसे 4 चरणों वाली वर्तमान स्कूली शिक्षा संरचना के स्थान पर स्कूली शिक्षा के लिए 5+3+3+4 प्रारूप में डिजाइन किया है। आयु वर्ग के आधार पर मौजूदा 4 चरण। बुनियादी चरण 3 से 8 वर्ष के छात्रों के लिए, प्रारंभिक चरण 8 से 11 वर्ष के छात्रों के लिए और मध्य चरण 11 से 14 के छात्रों के लिए और माध्यमिक चरण 14 से 18 वर्ष के छात्रों के लिए। बोर्ड की परीक्षाएं। कक्षा 10 और 12 के लिए सभी छात्रों को किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान कम से कम 2 अवसरों पर बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। इनमें केवल सबसे बेहतर अंक को परिणाम में शामिल किया जाएगा। इन 2 अवसरों में एक मुख्य परीक्षा होगी और एक उसमें सुधार के लिए परीक्षा होगी। अध्ययन का पैटर्न। अध्ययन पैटर्न में वार्षिक परीक्षा की बजाय सेमेस्टर ईयर को अपनाया जाएगा। बहुभाषावाद और भारतीय भाषाएं। सभी छात्र कम से कम 3 भाषाओं में निपुण होने चाहिए। इनमें से कम 2 भारत की देशज भाषाएं होनी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर लचीलापन और विकल्प। शैक्षणिक और व्यावसायिक विषयों के बीच या विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला और शारीरिक शिक्षा के बीच कोई जटिल विभाजन नहीं किया जाएगा। छात्र अपने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए अपने रुचि के विषयों के संयोजन का चयन कर सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा। इसमें निम्नलिखित 3 अलग अलग कार्य क्षेत्रों से जुड़ने पर बल दिया जाएगा। जीवन रूपों, कृषि पशुपालन से जुड़े कार्य, सामग्री और मशीनों से जुड़े कार्य तथा मानव सेवाओं से संबंधित कार्य। भारतीय मूल पर आधारित। प्राचीन से समकालीन समय तक भारतीयों ने अलग अलग विषयों के ज्ञान में योगदान दिया है। उनके योगदान को स्कूल के सभी विषयों के पाठ्यक्रम संबंधी लक्ष्यों में एकीकृत किया गया है। वैज्ञानिक जांच संबंधी क्षमताएं। विज्ञान संबंधी शिक्षा, मौलिक सिद्धांतों, नियमों आदि के ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ वैज्ञानिक जांच की क्षमताओं को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करती है। अध्ययन के अंतर विषय क्षेत्र। इसे माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के एक अलग विषय के रूप में शुरू किया गया है। पर्यावरणीय शिक्षा। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों चरणों में इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसे माध्यमिक शिक्षा पर अध्ययन के एक अलग विषय के रूप में लागू किया गया है। अन्य बिंदु। कला और शारीरिक शिक्षा एवं कल्याण पर नए सिरे से जोर दिया गया है। सभी पहलुओं में समानता और समावेशन सुनिश्चित करने के लिए सिद्धांत बनाए जाएंगे। एकीकृत और समग्र परिप्रेक्ष्य तथा लर्निंग के विकास के लिए बहुविषयक शिक्षा दी जाएगी। स्कूल की संस्कृति और प्रणालियों को विकसित किया जाएगा। एनसीएफएससी की आवश्यकता क्यों? पूरे भारत में समकालीन रूपरेखा और राष्ट्रीय मानक यह मानते हुए कि स्कूली शिक्षा राज्य के नियंत्रण में है, भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा में सामंजस्य और सुसंगतता हेतु यह आवश्यक है। ज्ञान आधारित दृष्टिकोण। वर्तमान शैक्षिक प्रणाली ज्ञान आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के बजाय छात्रों को परीक्षा केंद्रित बनाती है। शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाना। एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विशेषज्ञता पाठ्यक्रम एनएसएफ की पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र पर आधारित है। इससे शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हो सकेगा। नई तकनीकों को शामिल करना। जैसे स्क्रीन आधारित डिवाइस पर पढ़ने और लिखने से संबंधित नई तकनीकें लोकप्रिय हो रही हैं।
छात्रों का समग्र विकास। स्कूली शिक्षा के 4 चरणों के लिए पाठ्यचर्या को बाल विकास, वैचारिक विकास और प्रत्येक आयु सीमा में परीक्षण के उचित तरीकों के आधार पर तैयार किया गया है। एनसीएफ एसएफ से जुड़ी चिंताएं। पाठ्यचर्या का अतिकेंद्रित डिजाइन यह संघीय ढांचे में शिक्षा की समवर्ती प्रकृति के विपरीत है। साथ ही यह पाठ्यचर्या सांस्कृतिक विविधता एवं समानता सुनिश्चित करने में राज्यों की भूमिका के भी अनुरूप नहीं है। लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चिंताएं। वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने में व्यवहार्यता और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही एक ही वर्ष में बोर्ड की परीक्षाओं के कारण छात्र 2 बार तनाव का सामना कर सकते हैं। शिक्षकों व कार्यबल की कमी। भाषा पढ़ाने वाले शिक्षकों की कम उपलब्धता और सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यबल की व्यापक कमी है। स्कूलों की निर्धारित क्षमता। ऐसा भी हो सकता है कि कई स्कूल 11वीं और 12वीं की कक्षा में सभी विषय शुरू करने की स्थिति में न हों। आगे की राह। उच्चतर शिक्षा में सुधार करना। नई रूपरेखा के साथ सामंजस्य स्थापित करना ताकि स्कूल से उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में जाने की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके। स्कूलों में भेदभाव और बहिष्करण प्रणालियों पर रोक लगाने की आवश्यकता है। इससे अपनी रुचि के अनुसार विषय का चयन करने की छात्रों की क्षमता प्रभावित होती है। छात्र शिक्षक अनुपात में सुधार। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 2020-21 में घटकर 26.3 हो गया है। यह अनुपात 2010-11 में 43 था। सार्वजनिक निवेश में वृद्धि। वर्ष 2020-21 के लिए शिक्षा पर कुल व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 4.64% के बराबर था। हालांकि यह अभी भी एनईपी 2020 के तहत निर्धारित 6% के लक्ष्य से कम है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम सुर्खियों में क्यों? हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के 2017-18 से 2020-21 के तक के परफॉर्मेंस ऑडिट से संबंधित है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। संविधान द्वारा सौंपे गए कार्य अनुच्छेद 41 राज्य को नागरिकों की कुछ श्रेणियों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। उद्देश्य राज्यों द्वारा दिए जाने वाले अन्य लाभों के अलावा सामाजिक सहायता के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करना। लाभार्थियों की पहचान। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। एसईसीसी डेटा को अंतिम रूप देने तक गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जीवन यापन करने वाले नागरिकों की सूची के आधार पर ही लाभार्थी की पहचान की जाएगी। इसके अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लाभार्थियों को शामिल किया जाता है। अम्ब्रेला योजना। यह योजना 1995 में शुरू की गई थी। इसमें 5 उप योजनाएं शामिल हैं, जिनमें से 3 योजनाएं पेंशन से संबंधित हैं, जबकि 2 योजनाएं गैर पेंशन से संबंधित हैं। पेंशन के रूप में दी जाने वाली सहायता निम्नलिखित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इस योजना के तहत बीपीएल सूची में आने वाले 60 से 79 वर्ष के व्यक्तियों को 200 रुपये और 80 वर्ष की आयु के बाद व्यक्तियों को 500 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इस योजना के तहत बीपीएल सूची में आने वाली 39 से 59 वर्ष आयु वर्ग की विधवा महिलाओं को 200 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना।
इसमें गंभीर और बहुत दिव्यांगता से ग्रस्त बीपीएल सूची में आने वाले 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को 200 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है। गैर पेंशन के रूप में दी जाने वाली सहायता निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के 18 से 64 वर्ष की आयु वर्ग के प्रमुख आय अर्जक की मृत्यु होने पर 10,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है। अन्नपूर्णा योजना। उन वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज मुफ्त में प्रदान किया जाता है जो पात्र होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत शामिल नहीं हुए हैं। निगरानी। राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटर्स द्वारा सोशल ऑडिट और वार्षिक सत्यापन किया जाता है। मुख्य समस्याओं पर एक नज़र। कार्यान्वयन। कुछ राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष रूप से एनएफबीएस योजनाओं को आंशिक रूप से लागू किया जा रहा है। यद्यपि इस योजना का लक्ष्य सार्वजनिक कवरेज प्राप्त करना है, परंतु इसे मांग संचालित मोड में लागू किया जा रहा है। इसका लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया गया जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया था। लाभार्थी। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना डेटा को अंतिम रूप देने के बावजूद भी लाभार्थियों की पहचान बीपीएल सूची पर आधारित है। सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों की कमी के कारण पात्र लाभार्थियों की कवरेज में देरी होती है या कवरेज नहीं हो पाता है। ऐसे लाभार्थी जो पात्र नहीं हैं उनका पता लगाने के लिए जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से जांच नहीं की जाती है। लाभ का वितरण। योजना में पूरी तरह से डीबीटी का अनुपालन नहीं किया गया है। इसके कारण ओवर पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट जैसे मुद्दे सामने आए हैं। वित्तीय कुप्रबंधन। अप्रयुक्त फंड या ऐसे फंड जो अन्य योजनाओं के प्रचार में खर्च किए गए। कई राज्यों में मानदेय भुगतान, मजदूरी जैसे अस्वीकार्य मदों पर व्यय किया गया है। निगरानी और मूल्यांकन। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता सलाहकार समिति की बैठकें कभी-कभी आयोजित की जाती हैं। 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कोई राज्य स्तरीय निगरानी समिति नहीं है। एनएसएपी के दिशा निर्देशों के अनुसार सोशल ऑडिट और संस्थागत शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान होना चाहिए, जिसका अधिकतर राज्यों के अभाव है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर एक नज़र। ऐसे लाभार्थी जो इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं उन्हें बाहर करने, लाभार्थियों की मृत्यु के बाद पेंशन को बंद करने और लाभार्थी के डेटा के सत्यापन हेतु विशिष्ट उपाय किए जा सकते हैं। एनएसएपी निधि का उपयोग पेंशन और पारिवारिक लाभों के सामयिक भुगतान हेतु किया जा सकता है। इससे एनएसएपी निधियों की निष्क्रियता, विचलन और अस्वीकार्य व्यय से बचा जा सकेगा। ओवर पेमेंट, शार्ट पेमेंट, मल्टीपल पेमेंट और पेंशन के भुगतान में देरी से बचने के लिए प्रणाली आधारित उपाय किए जा सकते हैं। आधार। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ एकीकृत बैंक पोस्ट ऑफिस खाते की सहायता से मासिक आधार पर पेंशन का भुगतान किया जा सकता है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सोशल ऑडिट और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जा सकता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सुर्खियों में क्यों? हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट जारी की है। अन्य संबंधित तथ्य। यह रिपोर्ट संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत की गई। कैग की ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएम जय योजना
समाज के आर्थिक रूप से कमजोर उन वर्गों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है जिन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है। हालांकि इस रिपोर्ट ने रेखांकित किया है कि योजना के कार्यान्वयन में सुधार की आवश्यकता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रमुख तथ्य प्रकार केंद्र प्रायोजित योजना है। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत। उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के विजन को प्राप्त करना। पृष्ठभूमि इसकी सिफारिश राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में की गई थी। घटक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। रिपोर्ट में रेखांकित मुख्य मुद्दों पर एक नज़र। अपर्याप्त पंजीकरण। योजना के तहत 10.74 करोड़ रुपए लक्षित परिवारों में से केवल 73% 7.87 करोड़ ही वास्तविक लाभार्थी के रूप में पंजीकृत हैं। मंत्रालय ने अब लाभार्थियों की संख्या को बढ़ाकर 12 करोड़ परिवार कर दिया है। पहचान में अनियमितताएं। कुल पंजीकृत लाभार्थियों में से 30% 2.08 करोड़ से कम की पहचान SECC 2011 डेटाबेस से की गई थी। SECC डेटाबेस में 2011 से ही आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों का हिसाब नहीं रखा गया है। इसके अलावा लाभार्थी डेटाबेस में त्रुटियां भी विद्यमान हैं, जैसे गलत नाम और जन्मतिथि, डुप्लीकेट पहचान पत्र आदि इत्यादि। सूचीबद्ध स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता। कई EHCPs स्वास्थ्य और अवसंरचना संबंधी न्यूनतम मानदंडों तथा गुणवत्ता को पूरा नहीं कर पाए हैं। कई लाभार्थियों से इनके इलाज के लिए शुल्क लिया गया। वित्तीय अनियमितताएं। कई राज्यों ने PM-JAY के लिए एक अलग एस्क्रो खाता नहीं बनाया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों ने लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से व्यय की निगरानी के नियम का पूरी तरह से पालन नहीं किया है। अन्य मुद्दों में शामिल है योजना के कार्यान्वयन से पहले या संबंधित राज्यों द्वारा अग्रिम धन आवंटन सुनिश्चित किए बिना NHA द्वारा अनुदान जारी करना, दावों का प्रबंधन, अपर्याप्त सत्यापन जांच, जैसे सत्यापन से पहले एंट्री, भुगतान में देरी, अस्वीकार्य भुगतान और गलती करने वाले EHCPs पर जुर्माना लगाए बिना भुगतान आदि। आधे से अधिक भुगतान केवल 6 राज्यों में किया गया है। ये 6 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। निगरानी और शिकायत निवारण। कई राज्यों ने भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी आदि के आरोपों से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने के लिए व्हिसल ब्लोअर नीति को नहीं अपनाया है। कई राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में धोखाधड़ी रोधी प्रकोष्ठों, दावा समीक्षा समितियों आदि का अभाव। इसके अलावा 10% से भी कम शिकायतों का 15 दिनों के भीतर समाधान किया गया। रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशों पर एक नज़र। पंजीकरण। इच्छित लाभार्थियों का कवरेज सुनिश्चित करने और पंजीकरण में देरी से बचने के लिए उचित तंत्र विकसित करना चाहिए। योजना की पहुंच को अधिकतम करने के लिए एक निर्दिष्ट IEC सेल स्थापित करना चाहिए। अपात्र लाभार्थियों को बाहर करना। डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ाने हेतु लाभार्थियों के डेटा की पहचान एवं सत्यापन के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करना चाहिए। अस्पताल को सूचीबद्ध करना और प्रबंधन करना। अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के लिए अनिवार्य भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करना, ताकि सूची से बाहर किए गए अस्पताल को सूची में शामिल होने से रोका जा सके। सार्वजनिक अस्पतालों में निवेश करना। साथ ही लाभार्थियों द्वारा खर्चों के भुगतान पर रोक लगाने के लिए तंत्र विकसित करना चाहिए। वित्तीय प्रबंधन। यह सुनिश्चित करना कि SHAs ने PM-JAY के लिए एस्क्रो खातों को निर्दिष्ट किया है, ताकि उनके अग्रिम पैसे बिना देरी के प्राप्त किए जा सकें।
पीएम-जय लाभार्थियों की मैपिंग और उनकी पहचान करने के लिए एक तंत्र विकसित करना, ताकि पीएम-जय तथा राज्य विशिष्ट योजनाओं की ओवरलैपिंग से बचा जा सके। इसके अलावा व्यय की निगरानी के लिए पीएफएमएस को प्राथमिकता से लागू किया जाना चाहिए। दावों का प्रबंधन। एसएचए द्वारा आवश्यक जांच सुनिश्चित करने के बाद दावों का समय पर भुगतान करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि दावे की राशि का उपयोग अवसंरचना, अस्पताल के कामकाज, सेवाओं की गुणवत्ता आदि में सुधार के लिए किया जाए। निगरानी और शिकायत निवारण। तत्काल आधार पर धोखाधड़ी विरोधी गतिविधियां शुरू करना और चूककर्ताओं को समय पर दंडित करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक जिले में जिला कार्यक्रम इकाइयों का गठन सुनिश्चित किया जाए। योजना के कामकाज में सुधार के लिए शिकायतों का प्रभावी निवारण और सुधारात्मक उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जनजातीय स्वास्थ्य सुर्खियों में क्यों? हाल ही में महिला सशक्तिकरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने लोकसभा में एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक जनजातीय महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। जनजातीय महिलाओं में उच्च मृत्यु दर विद्यमान है, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं: बाल विवाह, समय से पहले मां बनना, बॉडी मास इंडेक्स का कम होना और महिलाओं में एनीमिया। जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल और आरोग्यता या कल्याण संबंधी डेटा अपर्याप्त है। यह डेटा विशेष रूप से जनजातीय महिलाओं और लड़कियों के मामले में अपर्याप्त है। अन्य सभी सामाजिक समूहों की तुलना में किशोरावस्था में गर्भधारण सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों में देखने को मिलता है। जनजातीय महिलाओं सहित जनजातीय लोगों पर रोगों का तिगुना बोझ पड़ता है। इनमें संचारी, पोषण संबंधी और गैर संचारी सभी रोग शामिल हैं। भारत में जनजातियां। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों एसटी को जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातीय समुदायों के हिस्सों या उनके भीतर के वर्गों के रूप में परिभाषित किया गया है। इन्हें राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी 8.6% है। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत आबादी लक्षद्वीप 94.8% में है। उसके बाद मिजोरम 94.4% का स्थान है। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक आबादी मध्य प्रदेश में है। नोडल मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के समक्ष आने वाली चुनौतियां, भाषाई और सांस्कृतिक बाधाएं। ये स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं तथा जनजातीय रोगियों के बीच प्रभावी वार्ता को बाधित करती है। इससे गलतफहमी पैदा होती है। उनकी स्वदेशी उपचार की पद्धतियों को स्वीकृत और एकीकृत करने में विफलता। इससे जनजातीय आबादी के बीच आधुनिक सुविधाओं के स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने में अविश्वास पैदा हुआ है। भौगोलिक दूरी। जनजातीय समुदाय अक्सर दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में अपर्याप्त परिवहन और संरचना वाले क्षेत्र। कुशल स्वास्थ्य देखभाल की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण निदान में देरी होती है। साथ ही अनुचित उपचार और विशेष चिकित्सा देखभाल तक पहुंच सीमित होती है। जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल को ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में इस धारणा के तहत शामिल किया गया है कि जनजातीय लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं और ज़रूरतें समान हैं। जनजातीय महिलाओं के स्वास्थ्य का महत्व आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनजातीय महिलाओं की आजीविका अधिकतर न तो अस्थायी होती है और न ही निश्चित। महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये स्वास्थ्य को लेकर अलग अलग सुभेद्यताओं के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती हैं। इससे यौन और जनन स्वास्थ्य में सुधार होता है।
देशज लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के तहत उनके स्वास्थ्य अधिकारों को मान्यता मिली हुई है। आगे की राय। संसदीय पैनल का सुझाव। जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल के सभी पहलुओं पर एक अलग से डेटाबेस तैयार करना। कल्याणकारी उपायों के बेहतर मूल्यांकन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा डेटाबेस तैयार किया जाना चाहिए। बेहतर अवसंरचना, जैसे हर मौसम के लिए उपयुक्त सड़कों का निर्माण करना, ताकि गर्भवती महिलाओं सहित जनजातीय आबादी समय पर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सके। विशेष अभियान चलाना, इसमें महिलाओं और उनके पतियों को आधुनिक गर्भ निरोधकों के उचित उपयोग तथा लाभों के बारे में शिक्षित किया जाए। जनजातीय आबादी के लिए अलग योजना। जनजातीय और ग्रामीण आबादी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन आचरणों और पद्धतियों को बढ़ावा देना चाहिए जो सीधे तौर पर मानदंडों और रीति रिवाजों को चुनौती नहीं देते हों। पारंपरिक चिकित्सा का एकीकरण। जनजातीय कार्य मंत्रालय को पारंपरिक चिकित्सकों को एकीकृत करने और आधुनिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए। जनजातीय स्वास्थ्य के लिए शासन संरचना में सुधार किया जाना चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों में लाभार्थियों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू की गई पहलें। NHM के तहत ऐसी समतामूलक, किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है, जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह तथा उत्तरदायी हो। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र। इन्हें आयुष्मान भारत के एक भाग के रूप में उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्थान पर स्थापित किया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करने के लिए जनसंख्या संबंधी मानदंडों में ढील दी गई है। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट स्थापित करने की छूट दी गई है। स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च आउट ऑफ पॉकेट को कम करने के लिए राष्ट्रीय निःशुल्क औषधि सेवा पहल और राष्ट्रीय निःशुल्क निदान सेवा पहल शुरू की गई है। जिन जनजाति बहुल जिलों का समग्र स्वास्थ्य सूचकांक राज्य के औसत से कम है, उन्हें उच्च प्राथमिकता वाले जिलों के रूप में चिन्हित किया गया है। साथ ही उन्हें प्रति व्यक्ति अधिक संसाधन प्राप्त होते हैं। भारत में ड्रग्स, मादक पदार्थों का अत्यधिक सेवन सुर्खियों में क्यों? हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने युवाओं में ड्रग्स के अत्यधिक सेवन समस्याएं और समाधान विषय पर रिपोर्ट सौंपी है। भारत में ड्रग्स के अत्यधिक सेवन के बारे में। भारत में अल्कोहल, गांजा, अफीम और हेरोइन जैसे मादक पदार्थों का सेवन सबसे ज़्यादा किया जाता है। भारत में लगभग 37 करोड़ लोग शराब, सबसे आम तथा अलग अलग साइकोट्रोपिक पदार्थों का सेवन करते हैं। भारत में नशीली दवाओं और मादक पदार्थों का अत्यधिक सेवन करने वालों में से लगभग 13% लोग 20 वर्ष से कम आयु के हैं। किशोरावस्था मादक पदार्थों के सेवन की शुरुआत के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम वाली अवधि होती है। मादक पदार्थों के सेवन से प्रभावित बच्चों को किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के रूप में माना जाता है। सर्वाधिक प्रभावित राज्य असम, मिजोरम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना आदि सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में शामिल हैं। ड्रग्स, मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन के कारण सामाजिक, साथियों का दबाव, अशिक्षा, गरीबी, आपराधिक गतिविधियां।
आर्थिक बेरोजगारी, आर्थिक चिंताएं, काम का तनाव। मनोवैज्ञानिक कम आत्मसम्मान, तनावपूर्ण जीवन शैली, बचपन के दौरान कोई आघात, अलगाव। जैविक आनुवांशिक प्रवृत्ति, व्यक्तित्व संबंधी या चिकित्सीय विकार। मादक पदार्थों के सेवन के दुष्परिणाम। सामाजिक स्वास्थ्य समस्याओं का बढ़ना, घरेलू हिंसा, दुर्घटनाएं, बच्चों की तस्करी आदि। आर्थिक गरीबी, देश के कार्यबल की क्षमता में गिरावट का कारण। राजनीतिक ड्रग कार्टेल सरकारी संस्थाओं को अस्थिर करते हैं और उन्हें भ्रष्ट बनाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, धन शोधन, आतंकवाद का वित्त पोषण आदि। भारत में मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन को रोकने हेतु उठाए गए कदम। संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों का हस्ताक्षर करता। नारकोटिक्स ड्रग्स पर एकल अभिसमय 1961। साइकोट्रोपिक औषधि पर अभिसमय 1971। नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक औषधि को अवैध तस्करी के विरुद्ध अभिसमय 1988। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985। यह अधिनियम मादक पदार्थों का सेवन करने वालों की पहचान, उपचार, पुनर्वास, समाज में पुनः एकीकरण का प्रावधान करता है। साथ ही इसके तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की गई है। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले एनसीबी मादक पदार्थों की आपूर्ति, उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करती है। 2018 से 25 की अवधि के लिए मादक पदार्थों की मांग न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय कार्य योजना। यह योजना जागरूकता सृजन कार्यक्रम, सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम आदि को शामिल करते हुए एक बहुआयामी रणनीति प्रदान करती है तथा मुक्त भारत अभियान इसे 272 सबसे संवेदनशील जिलों में शुरू किया गया है। इसके तहत व्यापक स्तर पर सामुदायिक पहुंच बनाई जा रही है। सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम नामक ई पोर्टल। यह पोर्टल बड़ी मात्रा में जब्त किए गए मादक पदार्थों से संबंधित मामलों के लिए है। भारत में मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन पर रोक लगाने से संबंधित समस्याएं। भारत मादक पदार्थों की तस्करी का एक केंद्र है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट के बीच स्थित है। गौरतलब है कि डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट दुनिया के प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्र हैं। छिद्रिल सीमाएं भी एक बड़ी समस्या है। समुद्र से निकटता। भारत में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का 70% हिस्सा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के समुद्री मार्गों से संचालित होता है। एडवांस प्रौद्योगिकी, क्रिप्टो करेंसी का उपयोग कर डार्क नेट की सहायता से मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है। मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन को आपराधिक बनाना। मादक पदार्थों की लत वाले लोगों को सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है। इसके कारण वे किसी भी प्रकार की चिकित्सा सहायता लेने से बचते हैं। उपचार संबंधी कमी। मादक पदार्थों पर निर्भरता के प्रभावों से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। अन्य समस्याएं। NAPDRR के तहत जिला नशा मुक्ति केंद्रों की सेवाएं सभी जगह पर उपलब्ध नहीं हैं। समाज पर मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है। नशा निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन कार्यक्रम पर वित्तीय आवंटन में कमी की गई है। नवचेतना कार्यक्रम के तहत मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण प्रदान करने में देरी होती है। नवचेतना कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली बच्चों के लिए जीवन कौशल विकसित करना और मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन के खिलाफ जागरूकता का प्रसार करना है। आगे की राह। तथ्यों पर आधारित नीतियां तैयार करना।
नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर्स द्वारा मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन पर आवधिक सर्वेक्षण किया जा सकता है। इसकी सहायता से NAPDRR के लिए एक प्रभावी आकलन तंत्र स्थापित किया जा सकता है। कानूनी कार्रवाइयाँ। मादक पदार्थों की समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए एक सहायक कानूनी तथा नीतिगत माहौल की ज़रूरत है। जागरूकता कार्यक्रम। शिक्षा पाठ्यचर्या में मादक पदार्थों की लत से संबंधित समस्याओं को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों आदि को शामिल किया जाना चाहिए। ये है डेथ ट्रायंगल, ये और ये। कलंक। कलंक को दूर करना। मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन को केवल नैतिक विफलता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे नशीले पदार्थों के कारण होने वाले डिसऑर्डर, विकार और एक जैव मनो सामाजिक स्वास्थ्य स्थिति के रूप में भी देखा जाना चाहिए। जिला कार्य योजनाएं। इन्हें सुरक्षा एजेंसियों, नागरिक समाज और नागरिकों के सहयोग से सभी जिलों में शुरू करना चाहिए ताकि नशीली दवाओं की तस्करी को रोका जा सके। उपचार संबंधी कमियों को दूर करना। मादक पदार्थों के सेवन संबंधी विकार वाले लोगों के लिए पर्याप्त स्तर पर वैज्ञानिक साक्ष्य आधारित उपचार प्रदान करना चाहिए। मादक पदार्थों की तस्करी को कम करना। मादक पदार्थों की तस्करी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए। साथ ही गृह मंत्रालय के तहत नारकोटिक्स समन्वय केंद्र की शीर्ष समिति को नियमित बैठकें और समीक्षा होनी चाहिए। ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2023 पर WHO की रिपोर्ट। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक पर अपनी 9वीं रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में 2008 के बाद से तंबाकू नियंत्रण के संबंध में देश की प्रगति का आकलन किया गया है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। एम-पावर के तहत आने वाली आबादी। विश्व की 71% जनसंख्या अब कम से कम एक एम-पावर उपायों को अपनाने से सुरक्षित है। इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम। 2 बिलियन लोग अभी भी एड्स से सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि इस पर किसी भी प्रकार का विनियामकीय प्रतिबंध नहीं है। तंबाकू से होने वाली मौतें। तंबाकू के सेवन से प्रतिवर्ष 8.7 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। इनमें से 1.3 मिलियन ऐसे लोग हैं जो स्वयं धूम्रपान नहीं करते हैं, लेकिन वे सेकेंड हैंड धूम्रपान यानी SHS या निष्क्रिय धूम्रपान से प्रभावित हो जाते हैं। ओहो। भारत से संबंधित तथ्य। भारत तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी लेबल लगाने और तंबाकू की लत वाले लोगों के उपचार के मामलों में अग्रणी देश है। बेंगलुरु तंबाकू नियंत्रण के मामले में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। यह प्रगति सैकड़ों कार्रवाई अभियानों के कारण हुई है। इन प्रयासों के कारण ही सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने की प्रवृत्ति में 27% की कमी आई है। एम-पावर के बारे में। WHO ने एम-पावर उपायों की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य तंबाकू की मांग को कम करने के लिए प्रभावी उपायों की सहायता से इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन में सहायता करना है। यह कदम तंबाकू नियंत्रण पर WHO के फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर आधारित है। FCTC तंबाकू को नियंत्रित करने के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि वार्ता है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। इसके अलावा सदस्य देशों ने यह माना है कि तंबाकू का उपयोग लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख चिंता का विषय है। भारत में 2004 में इस अभिसमय की अभिपुष्टि की गई थी।
पावर, तंबाकू के उपयोग और रोकथाम संबंधी नीतियों की निगरानी करना। लोगों को मॉनिटरिंग हो गया, लोगों को तंबाकू के धुएं से बचाने का प्रयास करना। लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए सहायता की पेशकश करना। तंबाकू के खतरों के बारे में चेतावनी देना। तंबाकू के विज्ञापन, प्रचार जैसे और ऐसे उत्पादों के प्रायोजक बनने पर प्रतिबंध लगाना। तंबाकू पर कर की दरों में बढ़ोतरी करना। भारत में तंबाकू यह एक सूखा, सहिष्णु, प्रतिरोधी और लघु अवधि की फसल है। इसे ऐसी मिट्टी पर उगाया जा सकता है जहां अन्य फसलों की खेती लाभप्रद नहीं होती है। देश के 15 राज्यों में 10 अलग अलग प्रकार के तंबाकू उगाए जाते हैं, जिन्हें सिगरेट और नॉन सिगरेट प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। सिगरेट: फ्लूक्योर, वर्जीनिया, वर्ली, ओरिएंटल। और नॉन सिगरेट: बीड़ी, चबाया जाने वाला तंबाकू, हुक्का, नाटू, चेरूट, सिगार और एचडीबीआजी। 2016-17 के ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वेक्षण 2 के अनुसार तंबाकू का उपयोग शहरी क्षेत्रों में 6.8 करोड़ की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 19.9 करोड़ अधिक किया जाता है। धूम्रपान रहित तंबाकू का उपयोग धूम्रपान की तुलना में अधिक किया जाता है। तंबाकू के सेवन के कारण निम्नलिखित हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं: संक्रामक रोग, इसकी खेती के कारण वनों की कटाई जैसे पर्यावरणीय प्रभाव, आर्थिक और सामाजिक लागत। डेटा बैंक: भारत के निवल कृषिगत क्षेत्रफल के 0.31% हिस्से पर तंबाकू की खेती होती है। भारत तंबाकू उत्पादन और निर्यात के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत चीन के बाद तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। 26.7 करोड़ भारतीय किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें: सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पन्न अधिनियम 2003। यह अधिनियम तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन, प्रचार और प्रायोजन को विनियमित करता है। यह सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को रोकता है। यह तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य संबंधी सचित्र चेतावनियों का उपयोग करना अनिवार्य बनाता है। अप्रैल 2016 से स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियों के ग्राफिक चित्रण के आकार को बढ़ा दिया गया है। अब यह तंबाकू उत्पादों के पैकेट के 85% हिस्से पर छपा होता है। यह नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री न करने हेतु नियम भी निर्धारित करता है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम: यह कार्यक्रम 2007-8 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य तंबाकू के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना और तंबाकू के उत्पादन तथा आपूर्ति को कम करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017: इसका लक्ष्य 2025 तक देश में तंबाकू के उपयोग को 30% तक कम करना है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019: यह देश में ई सिगरेट के उत्पादन, विनिर्माण, आयात निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण पर विज्ञापन पर रोक लगाता है। तंबाकू नियंत्रण पर WHO की रिपोर्ट में भारत में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए रैंकिंग दी गई है। इसके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को 10 में से 8, स्कूलों को 6 और विश्वविद्यालयों की 5 रेटिंग मिली है। OTT प्लेटफॉर्म्स पर तंबाकू रोधी स्वास्थ्य चेतावनी: सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए यह अनिवार्य बना दिया है कि वे तंबाकू के सेवन वाले दृश्यों में स्क्रीन के नीचे चेतावनी संबंधी संदेश को अवश्य प्रदर्शित करें। संक्षिप्त सुर्खियां: गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम एक्ट: सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को उसके 24 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी है। गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम 2021:
बलात्कार पीड़िताओं को उनके 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देता है। एमटीपी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके किया जाने वाला कोई भी गर्भपात भारतीय दंड संहिता की धारा 312 और 313 के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है। हालांकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार की एक पीड़िता को इस आधार पर उसके 27 सप्ताह के गर्भधारण को समाप्त करने की अनुमति दी थी कि वह उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भवती हुई थी। एमटीपी अधिनियम 2021 के मुख्य प्रावधान: गर्भावस्था की अवधि 20 सप्ताह तक, गर्भ को समाप्त करने की प्रक्रिया: एक चिकित्सक की सलाह पर सभी महिलाओं को अनुमति है। 20 से 24 सप्ताह, कम से कम 2 चिकित्सकों की सलाह पर केवल निम्नलिखित 2 परिस्थितियों में गर्भ की समाप्ति की अनुमति है: बच्चे को भी गंभीर बीमारी होने का खतरा या महिला के जीवन या मानसिक स्वास्थ्य को खतरा। यह बलात्कार पीड़िताओं परिवार के सदस्यों द्वारा व्यभिचार की पीड़ित महिलाओं और अन्य सुभेद्य महिलाओं जैसे दिव्यांग, नाबालिग आदि के लिए उपलब्ध है। इसके तहत सभी विवाहित या अविवाहित महिलाओं को शामिल किया गया है। 24 सप्ताह से अधिक, केवल भ्रूण की असामान्य स्थिति में मेडिकल बोर्ड की सलाह पर गर्भ की समाप्ति की अनुमति है। सभी राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन करना अनिवार्य किया गया है। इसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ आदि शामिल होंगे। ग्रामीण भारत में शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट: यह रिपोर्ट ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन और संबोधि प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल के तहत डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट ने तैयार की है। प्रमुख निष्कर्ष, आकांक्षाएं: ग्रामीण भारत में 78% माता पिता ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को स्नातक और उससे आगे तक पढ़ाने की इच्छा रखते हैं। स्कूल ड्रॉप आउट: प्राथमिक स्कूली शिक्षा के दौरान 35% लड़कियां बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं। लड़कों के मामले में यह संख्या 25% है। स्मार्टफोन तक पहुंच: कक्षा 8 और उससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की स्मार्टफोन तक अधिक पहुंच 58.32% है। इसकी तुलना में कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों की कम पहुंच 42.1% है। सिफारिश: स्कूलों में सामुदायिक स्वामित्व और समुदाय अभिभावक सहभागिता के जरिए स्कूली शिक्षा में मौजूदा विश्वास की कमी को दूर किया जा सकता है। शिक्षा के लिए सरकारी पहलें: समग्र शिक्षा, मध्याह्न भोजन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और पीएम पोषण योजना आदि। स्कूल से ड्रॉप आउट के कारण: उच्चतर कक्षाओं अर्थात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाले स्कूलों का घर के नज़दीक नहीं होना, स्कूली शिक्षा का खर्च वहन करने की क्षमता का अभाव, लड़कियों के लिए घर के कामों में व्यस्त रहना और घर पर भाई बहनों की देखभाल करना, लड़कों के लिए परिवार की आय संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम पर लग जाना। विदेशी शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त योग्यताओं को मान्यता और समकक्षता प्रदान करना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विदेशी शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त योग्यताओं को मान्यता और समकक्षता प्रदान करने के लिए विनियम 2023 का मसौदा प्रस्तुत किया है।
यूजीसी ने विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान को परिभाषित किया है। यूजीसी के अनुसार एफएचईआई का आशय एक ऐसे उच्चतर शिक्षा संस्थान से है जिसे विदेशों में स्थापित या निगमित किया गया हो या वह वहीं मान्यता प्राप्त हो, साथ ही जहां स्नातक और या उच्चतर शैक्षणिक अनुसंधान कार्यक्रम की सुविधा उपलब्ध हो। इस मसौदा विनियमन के मुख्य उपबंधों पर एक नज़र। मान्यता: यदि कोई छात्र गृह देश संस्थान के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में भौतिक रूप से उपस्थित रहता है, तभी उसकी एफएचईआई की डिग्री को मान्यता दी जाएगी और उसे अन्य समान डिग्री के समकक्ष माना जाएगा। प्रयोज्यता: इसके उपबंध किसी विदेशी बोर्ड के तहत संचालित स्कूलों या किसी भारतीय और विदेशी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के विदेशी परिसर से प्राप्त योग्यताओं पर लागू होंगे। यह विनियमन ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा माध्यमों से प्राप्त योग्यताओं पर लागू नहीं होगा। कार्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश स्तर की शर्तें भी भारत में संगत कार्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित शर्तों की तरह होनी चाहिए। समकक्षता: यूजीसी विदेशी डिग्रियों को समकक्षता प्रदान करेगा। भारत में एफएचईआई के लिए आरंभ की गई पहल। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी कि गुजरात की गिफ्ट सिटी में विदेशी विश्वविद्यालय के घरेलू विनियमों से मुक्त पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों की स्थापना तथा उनके साथ सहयोग का प्रावधान किया गया है। यूजीसी ने भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन विनियमन 2023 जारी किए हैं। एफएचईआई के लाभ: उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय छात्रों को कम लागत पर विदेशी डिग्रियां प्राप्त होंगी। भारत से विदेशी मुद्रा की बहिर्वाह में कमी आएगी। प्रतिभा पलायन में कमी आएगी। छात्रों की आत्महत्या मामले: राजस्थान सरकार छात्रों के बीच आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करेगी। सरकार ने यह निर्णय कोटा जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार पिछले 5 वर्षों में छात्रों द्वारा आत्महत्या करने से होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह संख्या 2021 में 4.5% बढ़कर 13,000 से अधिक हो गई थी। छात्रों द्वारा आत्महत्या करने के कारण: पढ़ाई का दबाव, माता पिता की उम्मीदें और समाज का प्रत्यक्ष दबाव अलगाव का कारण बन जाता है। हॉस्टल में जीवन का नया तरीका, घर से दूर जीवन, सांस्कृतिक आघात, अलग खान पान और इम्पोस्टर सिंड्रोम, किसी की क्षमता पर संदेह करना। छात्र द्वारा आत्महत्या को रोकने के लिए की गई प्रमुख पहलें: छात्रों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने मनोदर्पण पहल शुरू की है। राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों के हॉस्टल में एंटी सुसाइड पंखे अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए हैं। लंबे समय तक कक्षाओं से अनुपस्थित रहने वाले छात्रों की पहचान करने के लिए आईआईटी मद्रास में फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस मैनेजमेंट प्रणाली प्रसारित की है। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति का लक्ष्य 2030 तक आत्महत्या जनित
मृत्यु दर को 10% तक कम करना है। रैगिंग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के डेटा के अनुसार पिछले 5.5 वर्षों में रैगिंग के कारण कम से कम 25 छात्रों ने आत्महत्या की थी। यह किशोरावस्था की कठिनाइयां, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या, मादक द्रव्यों का सेवन इत्यादि। डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और भारत की अध्यक्षता में G20 ने डिजिटल स्वास्थ्य और वैश्विक पहल की भी घोषणा की। GIDS का लक्ष्य है डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक रणनीति 2020-25 का समर्थन करने के प्रयासों में तालमेल बिठाना। इस रणनीति का लक्ष्य स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उचित डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों के विकास और उन्हें अपनाने में तेजी लाकर हर जगह सभी के लिए स्वास्थ्य में सुधार करना है। सुनिश्चित गुणवत्ता वाली तकनीकी सहायता का समर्थन करना ताकि सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं, मानदंडों और मानकों के अनुरूप मानक आधारित तथा समरूप प्रणाली को विकसित तथा मजबूत किया जा सके। सुनिश्चित गुणवत्ता वाले ऐसे रूपांतरणकारी डिजिटल उपकरणों के योजनाबद्ध उपयोग को सुगम बनाना जो सरकारों को उनके डिजिटल स्वास्थ्य रूपांतरण प्रयासों के प्रबंधन में सक्षम बनाते हैं। GIDS प्रयासों के दोहराव जैसी चुनौतियों का समाधान करेगा और 4 मूलभूत स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करके उत्पाद केंद्रित डिजिटल स्वास्थ्य रूपांतरण को सक्षम बनाएगा। डिजिटल इन हेल्थ, अनलॉकिंग वैल्यू फॉर एवरीवन रिपोर्ट। हाल ही में विश्व बैंक ने डिजिटल इन हेल्थ अनलॉकिंग वैल्यू फॉर एवरीवन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट डिजिटल स्वास्थ्य निवेश के बारे में सोचने का एक नया तरीका प्रस्तुत करती है। इसमें स्वास्थ्य डेटा के डिजिटलीकरण के बजाय डिजिटल तकनीक और स्वास्थ्य के एकीकृत डिजिटल इन हेल्थ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य वित्त पोषण सेवा अदायगी निदान चिकित्सा शिक्षा महामारी की तैयारी जलवायु और स्वास्थ्य संबंधी प्रयासों पोषण तथा एजिंग में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को शामिल करना। डिजिटल इन हेल्थ समानता दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करता है। इसमें नई और बेहतर सेवाओं के साथ अधिक लोगों को सेवा प्रदान की जा सकती है जिसमें वित्तीय तनाव भी कम होता है। डिजिटल इन हेल्थ की मानसिकता वार्षिक स्वास्थ्य प्रणाली नियोजन बजट और कार्यान्वयन का एक नियमित पहलू होना चाहिए। मुख्य सिफारिशें। प्राथमिकता देना, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का हल करने और वंचितों तक पहुंचने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य हस्तक्षेप को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। कनेक्ट बेहतर और निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग अलग क्षेत्रकों के भीतर व उनके बीच वैश्विक तथा क्षेत्रीय सहयोग नेतृत्व एवं साझेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। पैमाना सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल एक समान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल कौशल और साक्षरता तथा वित्त पोषण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की जरूरत है।